कर्षी की परिभाषा। कर्षी की परिभाषा, कर्षी किसे कहते हैं? वैसे आपको पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी बता दूं मैं, कर्षी किसे कहते हैं। कर्षी की परिभाषा होती है मृदा को जोतने, बीजों को बोने और उस पर सुव्यवस्थित तरीके से सिंचाई करने की जो विज्ञान और कला होती है उसे कहते हैं कृषि। अब इसमें आप क्या रखना है, कृषि जो विश्व संदर्भ में पढ़ेंगे, विश्व संदर्भ में, और विश्व संदर्भ में कृषि 9 प्रकार की होती है। विश्व में कृषि की 9 पद्धतियां हैं, तो इसमें रखना है कृषि की पद्धतियां। वापस पूरी हेडिंग देख लेते हैं। विश्व प्रमुख कृषि पद्धतियां, विश्व में प्रमुख कृषि पद्धतियां। अब याद रखना इसमें विश्व में प्रमुख कृषि पद्धतियां में विश्व में कौन कौन सी कृषि पद्धतियां काम में ली जाती है, कितनी ली जाती है? तो आप याद रखना है 9 कृषि पद्धतियां काम में ली जाती है। कितनी ली जाती है? 9 कृषि पद्धतियां काम में ली जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी कृषि पद्धतियां, 9 प्रकार। सबसे पहले नंबर 1 पहले कृषि लेते हैं स्थानांतरणशील कृषि, जिसको जमीन कृषि कहते हैं, कर्तन ध्यान कृषि के नाम से भी जानते हैं, और अलग अलग शब्द इसको अलग नामों से पुकारते हैं। वो आप इसमें डिटेल से देखेंगे कि कृषि जो 9 कृषि आपको मैं समझा रहा हूँ तो समझे आप। सबसे पहले नंबर 1 वो है आपके स्थानांतरणशील कृषि। पहला कृषि का प्रकार होता है वो होता है आपके स्थानांतरणशील कृषि। नंबर दूसरे इसमें रखना है आदिम स्थायी कृषि। नंबर 2 है वो है आदिम स्थायी कृषि। नंबर 2 इसमें रखना है आदिम स्थायी कृषि। नंबर 3 इसमें रखना है आपको वो है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि। इसके बाद में चौथा याद रखें आप वो है विस्तृत वाणिज्य कृषि। नंबर 5 वो याद रखें आप मिश्रित कृषि। और इसके बाद में नंबर 6 इसमें रखेंगे आप ट्रक कृषि। तो नंबर 6 रखेंगे वो रखेंगे आप ट्रक कृषि। और नंबर जो 7 है, नंबर 7 जो कृषि याद रखेंगे दुग्ध कृषि या डेयरी कृषि। तो याद रखें दुग्ध कृषि या डेयरी कृषि कह सकते हैं, दुग्ध कृषि नंबर 7। और नंबर 8 आप रखना है इसमें वो है रोपण कृषि, इसको कहते हैं बागाती कृषि। और इसके बाद में नंबर 9 और लास्ट वो आप क्या रखना है इसमें फलोदान कृषि। तो ये आपको याद रखना है कि कृषि की कितनी पद्धतियां काम मिल जाती है, 9 पद्धतियां काम मिल जाती है। सबसे पहले नंबर 1 स्थानांतरणशील कृषि। नंबर 2 आदिम स्थायी कृषि, नाम याद कर लें पहले। तीसरे इसके बाद में जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसके बाद में आता है आपके मिश्रित कृषि, और इसके बाद में ट्रक कृषि, और इसके बाद में दुग्ध कृषि, और इसके बाद में बागाती कृषि, और 9 नंबर है फलोद्यान कृषि। तो इस प्रकार आपको डायग्राम के माध्यम से याद कर लेना। सबसे पहले स्थानांतरणशील कृषि, उसके बाद में आदिम स्थायी कृषि, उसके बाद जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ट्रक कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, बागाती कृषि और फलोद्यान कृषि। अब जो आपको मैंने 9 कृषि पद्धतियां बताई है उसको एक एक डिटेल समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 स्थानांतरणशील कृषि। तो एक नंबर समझते हैं सबसे पहले कृषि पद्धतियों में। नंबर 1 कृषि पद्धति में स्थानांतरणशील कृषि, इसकी क्या विशेषता होती है, इनके अलावा किन किन क्षेत्रों में ये कृषि पद्धति विकसित की गई है, किसे कहते हैं, इसके बारे में। नंबर 1 वो है स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरण कृषि, ये स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि किसे कहते हैं?
या जूमिंग कृषि, इसका जो उपनाम आपको याद रखना है जूमिंग कृषि, नाम याद रखना है जूमिंग कृषि। जो भारत का जो पूरी प्रदेश है उसमें कहा जाता है इस कृषि को जूमिंग कृषि। इस तरह से कृषि किसे कहते हैं? प्राचीन काल में ये जो विश्व की जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो जनजाति निवास करती है, और ये जनजातियां क्या करती हैं कि पेड़ों को, जो जंगली क्षेत्र होते हैं उस पेड़ों को काटते हैं और काटने के बाद उसको जलाते हैं, और जलाने के बाद में उस जो राख से जो भूमि उपजाऊ हो जाती है, और भूमि उपजाऊ होने के बाद में 2 से 3 वर्ष तक कृषि कार्य करते हैं, और उसके बाद जब भूमि वो अनुपजाऊ हो जाती है तो उसके बाद उस क्षेत्र विशेष को छोड़कर दूसरे क्षेत्र विशेष पर यही पद्धति अपनाई जाती है, ट्रांसफर होता रहता है। इस कारण से इस कृषि का नाम दे दिया स्थानांतरणशील कृषि। तो इसको दूसरा नाम है जूमिंग कृषि। अब इसमें आपको जो भी आपको परीक्षा एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कृषि के बारे में यदि प्रश्न आता है, जो आपके पिछले 2019 में ये पेपर में आया था ट्रक और दूध कृषि के बारे में, तो इसको आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा, वो याद रखना है प्रत्येक की। पहले कौन सी याद रखना है? पहले याद रखना है इसकी परिभाषा, दूसरे इसमें याद रखना है विशेषता, और तीसरे याद रखना है इसमें क्षेत्र। तो मैं आपको प्रत्येक विशेषता, क्षेत्र और इनके अलावा परिभाषा बताता जाऊंगा, आप याद करते जाना। नंबर 1 इसमें जूमिंग कृषि स्थानांतरणशील कृषि, परिभाषा आपको मैंने बोल दी। अब उसके बाद में नंबर 2 इसमें आपको याद रखना है विशेषता। नंबर 2 इसमें याद रखना आपको विशेषताएं किसकी? स्थानांतरणशील कृषि की। इस तरह कृषि की क्या विशेषता होती है कि इसमें क्षेत्र होता है, जो खेत होता है वो खेत बड़ा होता है, खेत का आकार बड़ा होता है, खेत का आकार बड़ा होता है। नंबर 2 पहली विशेषता हो गई। और नंबर 2 दूसरी विशेषता है, इसमें जो खेती की जाती है उसमें जो औजार प्रयोग किए जाते हैं, पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पावड़ा, कुदाली। पहले प्राचीन काल में होता था इस प्रकार का, आज वर्तमान में नहीं हो रहा है, मशीनों के माध्यम से कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो इसमें याद रखना है कि पुराने औजारों का उपयोग किया जाता था या किया जाता है। नंबर 3 इसमें याद रखना आपको कि जो उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए, उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए खेत को तैयार किया जाता है, यानी जो राख के माध्यम से या जो पेड़ पौधे उसको जला करके तैयार किया जाता है। इसके बाद में चौथी विशेषता इसमें याद रखना है कि इसमें कौन कौन से जो धान बोया जाता है, तो वो भी आप इसमें याद रखना है कि सबसे पहले याद रखना इसमें चावल की खेती की जाती है। इनके अलावा जवार की खेती की जाती है। इनके अलावा बाजरा और इनके अलावा तिलहन का उत्पादन किया जाता है, तिलहन। इनके अलावा मक्का। ये सारे आपको याद रखना है कि इसमें उत्पादन किया जाता है। अब इसमें देखो, सबसे पहले विशेषताएं, खेत का आकार बड़ा होता है, पुराने औजारों का उपयोग किया जाता है जैसे पावड़ा, कुदाली इत्यादि। उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए या 2 वर्ष से 3 वर्ष के उपरांत ये प्रक्रिया जो आपको मैंने बता दी स्थानांतरण प्रक्रिया की जाती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, तो फसलों आप याद रखना चावल, जवार, बाजरा, तिलहन और मक्का इत्यादि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र, और क्षेत्र के से पहले आपको याद रखना है इसमें उपनाम है। इसमें कभी कभार उपनाम पूछ लेते हैं, वो उपनाम देखो कौन कौन से। उपनाम में से सबसे पहले इस तरह कृषि के उपनाम पूछ लेते हैं, तो आप नोट्स बना जाए साथ साथ। उपनाम में आपको रखना है क्षेत्र के नाम याद रख जाना। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं मैं भारत से, तो भारत का जो पूरी क्षेत्र है, भारत का जो पूरी क्षेत्र है उसमें कहा जाता है जूमिंग कृषि। भारत का जो पूरी प्रदेश है उसे कहा जाता है जूमिंग कृषि। नंबर 2 बात कर लेता हूं मैं राजस्थान की। तो नंबर 2 इसमें राजस्थान, तो राजस्थान में इसे कहते हैं वालरा या वालरा कृषि। और राजस्थान में पूछ रहे थे कहाँ की जाती है, तो याद रखना डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर और
बांसवाड़ा में की जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा इस प्रकार की कृषि की जाती है। वालरा कहते हैं इसे, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा संपन्न की जाती है। इनके अलावा अगला आपको रखना है मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका, और मध्य अमेरिका में इसे कहते हैं मिल्पा। मध्य अमेरिका में इसे कहते हैं मिल्पा। नंबर अगला रखना है वियतनाम। जो देश है वियतनाम, और वियतनाम में कहते हैं रे। वियतनाम में इस कृषि को कहा जाता है रे कृषि के नाम से जानते हैं। इनके अलावा इसमें याद रखना है श्रीलंका। तो श्रीलंका में इसे कहते हैं चेना। श्रीलंका में इसे कहते हैं श्रीलंका में चेना। और इनके अलावा इसमें मैक्सिको। अगला रखना है मैक्सिको। मध्य अमेरिका और जो मैक्सिको, इसमें दोनों मिल्पा कहते हैं। तो मैक्सिको में याद रखना है मिल्पा कृषि कहते हैं। इनके अलावा याद रखना है आपको इंडोनेशिया और मलेशिया। तो याद रखना है मलेशिया, मलेशिया और प्लस इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, तो मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे कहते हैं लादांग या लदांग। इसे कहते हैं लादांग कृषि। लादांग कृषि। इस प्रकार आपको एक बार पुनः रिपीट करना है आपको उपनाम किस कृषि के, स्थानांतरशील कृषि के। भारत में जो पूरे राज्य है या पूरे क्षेत्र, उसमें कहा जाता है इसे झूमिंग कृषि। और इसके बाद में राजस्थान में इसे कहते हैं वालरा कृषि। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में की जाती है राजस्थान में। इसके बाद में मध्य अमेरिका में, और मध्य अमेरिका में करते हैं मिल्पा। और इसके बाद में वियतनाम में इसे कहते हैं रे कृषि। और इसके अलावा श्रीलंका, श्रीलंका में कहते हैं चेना कृषि के नाम जानते हैं। मैक्सिको मिल्पा, मलेशिया प्लस इंडोनेशिया में कहते हैं इसे लादान कृषि। इस प्रकार आपको इसमें याद रखना है विशेषता, बाद में पहले परिभाषा, उसके बाद में विशेषता, उसके बाद में क्षेत्र। अब ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ की जाती है, कहाँ कहाँ इस प्रकार कृषि संपन्न की जाती है। किन किन क्षेत्रों में कार्य जो कृषि को संपन्न की जाती है। तो इसमें आपको याद रख लेना, सबसे पहले अभी मैंने बता दिया आपको पहला क्षेत्र याद रखना है। क्षेत्र में पहला हो गया आपके भारत। दूसरा जो क्षेत्र हो गया वो हो गया आपके इंडोनेशिया। दूसरा क्षेत्र है इंडोनेशिया। तीसरा क्षेत्र है वो है आपके मलेशिया। चौथा क्षेत्र इसमें याद रखना है श्रीलंका। पांचवा याद रखना है इसमें मध्य अमेरिका। और इनका छठा क्षेत्र वो याद रखना है इसमें मैक्सिको। तो ये क्षेत्र, इस क्षेत्रों में ये कृषि संपन्न की जाती है। कौन सी? स्थानांतरणशील कृषि। ये आपके कंप्लीट हो गया स्थानांतरणशील कृषि का टॉपिक। अब इसमें नंबर 2 आपने अभी पढ़ी थी, वो है आदिम स्थायी कृषि। कौन सी कृषि है? आदिम स्थायी कृषि। तो नंबर 2 देखते हैं आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी कृषि की क्या क्या विशेषता होती है और ये किन किन क्षेत्रों में की जाती है। तो नंबर 2 इसमें याद रखना है वो है आपके आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी कृषि क्या है? आदिम स्थायी कृषि की क्या परिभाषा होती है, कहाँ कहाँ ये की जाती है? जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्थानांतरणशील कृषि होती है, उस कृषि ने धीरे धीरे किसका रूप ले लिया, यानी उसको स्थायी शुरू कर दिया, तो उसको रूप दे दिया आदिम स्थायी कृषि। तो आपको याद रखना है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में पहले जो स्थानीय कृषि की जाती थी, तो उन क्षेत्रों में जो किस कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण किया और उसी स्थायी रूप ग्रहण करने को क्या नाम दिया था? आदिम स्थायी कृषि। अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है, इसकी देखते हैं विशेषता। आदिम स्थायी कृषि की क्या क्या विशेषताएं होती है? आदिम स्थायी कृषि की क्या क्या विशेषता होती है? तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि जो खेतों का आकार होता है, खेतों का जो आकार होता है वो होता है इसमें मध्यम। खेतों का आकार होता है मध्यम। नंबर 2 इसमें याद रखना है कि इसमें भूमि को पहले
साफ किया जाता है। भूमि को साफ किया जाता है। जुताई करने से पहले साफ किया जाता है। इसके बाद में इसमें रखना है कि जो आदिम स्थायी कृषि होती है, तो आदिम स्थायी कृषि में खेतों में जो पशुपालन भी साथ साथ किया जाता है। तो इसमें रखना है कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इनके अलावा याद रखना है इसमें कि इसमें जुताई एवं परिवहन का उपयोग भी किया जाता है। परिवहन का उपयोग भी किया जाता है। इसके अलावा इस कृषि में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो खाद होते हैं उसका भी उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको क्या रखना है, सबसे पहले आदिम स्थायी कृषि, यानी जो इस तरह स्थिर कृषि था, इन्होंने धीरे धीरे किसका रूप ले लिया, आदिम स्थायी रूप ले लिया। और इसके अलावा इसमें विशेष ध्यान रखना है कि खेतों का आकार होता है वो मध्यम श्रेणी का होता है। इसके अलावा भूमि का यदि उपयोग साफ करके अच्छी तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में जो कृषि के साथ साथ इसमें पशुपालन के वैसे आपको जो एक कृषि और पढ़ेंगे हम मिश्रित कृषि, तो उसमें भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है संपन्न, जो आपका तीसरा पॉइंट वो सेम रहेगा। इसके बाद जुताई और परिवहन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस कृषि में उत्पादन क्षमता जो बढ़ाने के लिए आपको क्या रखना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सिंचाई और उर्वरक खादों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें याद रखना आपको अगला नेक्स्ट वो आपको याद रखना है कि जो क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसमें आपको उपनाम याद रखना है, क्षेत्र याद रखना है। तो इसमें याद रखना उत्तरी पूर्वी भारत, पहला याद रखना है उत्तरी पूर्वी भारत। नंबर 2 याद रखना है इसमें मलेशिया, इसमें वो है मलेशिया। नंबर 3 याद रखना है इंडोनेशिया, तो तीसरा याद रखना है इसमें वो है आपके इंडोनेशिया। इसके अलावा मध्य इंडीज क्षेत्र, तो यह आपके याद रखना है, इसमें की जाती है कौन सी कृषि, आदिम स्थायी कृषि। तो नंबर 2 कृषि आपके कंप्लीट 2 हो चुकी है। इसके बाद में तीसरी जो कृषि है वो याद रखना है जीवन निर्वाह कृषि। कृषि नंबर 3 वो है जीवन निर्वाह कृषि। अब जीवन निर्वाह कृषि किससे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है कि वह कृषि जो मनुष्य अपने उदर पूर्ति के लिए करता है, तो उसे कहा जाता है जीवन निर्वाह कृषि। वह कृषि जिसमें मनुष्य अपनी और स्वयं प्लस जो परिवार होता है उस परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस कृषि का उपयोग किया जाता है या जिस कृषि का उपयोग करते हैं, तो उसे कहा जाता है जीवन निर्वाह कृषि। तो देखते हैं जीवन निर्वाह कृषि, कृषि नंबर 3 जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, वह कृषि जिसमें परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो परिवार एक समूह होता है, तो उसका उदर पूर्ति करने के लिए जो कृषि करते हैं उसे कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। अब जो जीवन निर्वाह कृषि होती है, ये इसमें याद रखना है कि ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है इसमें जीवन निर्वाह कृषि में 2 प्रकार लेते, कौन कौन से होते हैं इसमें, पहला होता है चावल प्रधान कृषि। चावल प्रधान कृषि होता है इसका पहला रूप। जो सेकंड रूप होता है वो होता है इसमें गेहूं प्रधान कृषि। तो दूसरा कौन सा होता है इसमें, गेहूं प्रधान कृषि। पहला कौन सा रूप होता है, चावल प्रधान कृषि, और दूसरा कौन सा होता है, गेहूं प्रधान कृषि होता है। अब इसमें आप क्या रखना, चावल प्रधान में क्या याद रखना है कि वह कृषि जिसमें मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है, किसका, चावल का उत्पादन किया जाता है, तो वो आपको कौन सा होता है, चावल प्रधान कृषि होता है। और इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी आप विशेषता रखना है
कि इसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें मुख्य रूप चावल के अलावा जो मक्का होते हैं, गेहूं, इनका उत्पादन किया, लेकिन मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है, चावल का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है गेहूं प्रधान। तो गेहूं प्रधान क्या लिखना है कि इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है और गेहूं के लिए उत्पादन क्षमता के लिए जो सिंचाई की आवश्यकता होती है 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये हो गया आपके गेहूं प्रधान कृषि की। अब इसमें देखो विशेषता क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या इसकी, कौन सी कृषि की, जीवन निर्वाह कृषि की। जीवन निर्वाह कृषि की क्या विशेषता है कि ये कृषि का एक स्थायी रूप है। पहला पॉइंट याद रखना है, स्थायी रूप, स्थायी रूप है ये। इसके अलावा दूसरा इसमें रखना है, वो आपके रखना है कि ये अनुकूल प्राकृतिक दशा वाले क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा रखना है अनुकूल प्राकृतिक दशा वाले क्षेत्रों में की जाती है, अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है, दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। नंबर तीन इसमें खेतों का आकार छोटा एवं दूर बिखरे हुए होते हैं। खेतों का आकार पहले आपने पढ़ा था बड़ा होता है, सेकंड और बड़ा मध्यम होता है। और इसमें आपको याद रखना है कि जो खेतों का आकार है, खेतों का आकार होता है वो खेतों का आकार होता है इसमें छोटा, और इनके अलावा खेत चित्र बिखरे हुए होते हैं, एक जगह नहीं होते हैं, 4 बीघे 5 बीघे इस प्रकार अलग अलग होते हैं। और इनके अलावा अगली इसमें विशेषता की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से जो फसल पैदा की जाती है इसमें याद रखना है, गेहूं, मक्का, इनके अलावा चावल, इसकी क्या की जाती है, इसमें मुख्य रूप से खेती की जाती है। इनके अलावा 5 विशेषता याद रखनी है इसमें कि इसमें ये जो अधिकतर कृषि है कहां पर की जाती है, तो ये अधिक कृषि की जाती है मानसूनी एशिया, मानसूनी एशिया। अब मानसूनी एशिया क्या है, एशिया का वह प्रदेश जहां पर ज्यादा वर्षा होती है तो वो कहलाता है एशिया का मानसूनी प्रदेश। तो इसमें ये कृषि की जाती है। पहला याद रखिए विशेषता नंबर 1 स्थायी रूप है कृषि का, अनुकूल परिदृश्यों वाले क्षेत्रों में की जाती है। इनके अलावा खेतों का आकार छोटा और खेत बिखरे हुए होते हैं। इसमें गेहूं, मक्का और चावल और इनके अलावा अन्य 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा मानसूनी एशिया क्षेत्र में जो ये कृषि अधिक संपन्न की जाती है। अब इसमें देखना आपको क्षेत्र, अब देखते इसमें क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्षेत्र में आपको याद रखना सबसे पहले कि क्षेत्र जो आपको अभी मैंने बताया चावल प्रधान और इसके अलावा गेहूं प्रधान, इसमें अलग अलग क्षेत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। कि इसमें आपको मैंने पहले बता दिया कि चावल प्रधान जो कृषि होती है इसमें अधिक वर्षा यानी 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यकता होती है। तो इसमें बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा इसमें चाहिए 100 सेंटीमीटर औसत। इसके अलावा कहां की जाती है, इसमें याद रखना कौन कौन क्षेत्र में की जाती है, याद रखना इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, इनके अलावा मलेशिया, इसके अलावा थाईलैंड, इसके अलावा बांग्लादेश, इसके अलावा म्यांमार, इसके अलावा मध्य में दक्षिणी चीन, मध्य एवं दक्षिणी चीन, इन क्षेत्रों में कृषि की जाती है। एक बार देख ले, रिपीट वापस। चावल प्रधान कृषि की क्या क्या विशेषता होती है, किस कृषि में अधिक सिंचाई आवश्यकता होती है, इससे मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है, 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है औसत सिंचाई के लिए। इनके अलावा कहाँ की जाती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार और मध्यम और इनके अलावा मध्य और दक्षिण जो चीन क्षेत्र है उसमें की जाती है। इधर देखो गाँव में, इसमें जो वर्षा की आवश्यकता होती है, इसमें वर्षा की जो आवश्यकता होती है वो वर्षा 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसके अलावा इसमें क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको याद रखना है चीन पहला, नंबर 2 इसमें रखना है, वो रखना है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। और इनके अलावा याद रखना है इसमें वो है पाकिस्तान। तो इन क्षेत्रों में ये कृषि
की जाती हैं। कौन सी कृषि? जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, चावल प्रधान कृषि और इनके अलावा गेहूं प्रधान कृषि। चावल प्रधान वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है। इनके अलावा इसमें चावल उत्पादन किया जाता है अधिकतर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार और मध्य और इनका दक्षिण चीन क्षेत्र में की जाती है। यहाँ पर गेहूं प्रधान, तो गेहूं प्रधान में वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है। गेहूं की खेती की जाती है इसमें मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? चीन, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया का क्षेत्र, इसके अलावा पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में कृषि संपन्न की जाती है। तो यह आपको हुई कौन सी कृषि? जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसमें देखो जीवन निर्वाह कृषि में आपको एक पॉइंट याद रखना है, सस्यावर्तन। इसमें एक पॉइंट याद रखना है, सस्यावर्तन। सस्यावर्तन किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्रॉप रोटेशन कहते हैं, सस्यावर्तन। इसके बाद में जो नेक्स्ट कृषि पढ़ेंगे, इससे पहले एक पॉइंट समझना आपको, वो है सस्यावर्तन। देखो ध्यान से, सस्यावर्तन, सस्यावर्तन, क्रॉप रोटेशन इसको कहते हैं, फसल चक्रीकरण। सस्यावर्तन किसे कहते हैं? कि जब किसी क्षेत्र विशेष में फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है, जब किसी क्षेत्र विशेष में फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है तो उससे क्या कहते हैं? सस्यावर्तन कहते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में लिखता हूं कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है, तो इस प्रक्रिया कहते हैं सस्यावर्तन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? सस्यावर्तन कहते हैं। अब जो कृषि नंबर आपके 3 कंप्लीट हो गई। नंबर 4 विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो नंबर आपको 4 रखना है याद। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है? किसे कहते हैं? किसी वह कृषि पद्धति जिसमें बड़े स्तर पर पूंजी प्रदान व्यवस्था के अंतर्गत जो क्षेत्र विशेष में, लंबे क्षेत्र विशेष, बड़े क्षेत्र विशेष में कृषि जो की जाती है उस कृषि को कहा जाता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। यानी बड़े भूभाग पर व्यापारी दृष्टि जो कृषि करते हैं वो कृषि कहलाती है। कौन सी कृषि? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहलाती है। अब इसके क्या क्या विशेषता होती है? इसकी क्या क्या विशेषता होती है? सबसे पहले विशेषता की बात कर लेते हैं। नंबर 1 इसमें पहली जो विशेषता होती है, जो खेतों का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। पहला बड़ा होता है, दूसरा मध्य होता है, तीसरा इसमें छोटा होता है। और उसके बाद में जो 4 नंबर पढ़ रहे हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इसमें आपको क्या रखना है कि इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। खेतों का आकार बहुत ही बड़ा होता है। नंबर 2 इसमें याद रखना है कि इसमें जो कृषि कार्य है वो संपूर्ण कृषि कार्य मशीनों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो संपूर्ण कृषि कार्य मशीन द्वारा संपन्न किया जाता है। नंबर 3 इसमें रखना है कि कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो इसमें रखना आपको याद रखना है गेहूं फसल, इनके अलावा जो राई, इनके अलावा तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। नंबर 4 इसमें रखना है कि इसमें खाद्यान्न जो फसलें होती हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाए जाते हैं। इसके अलावा 5वीं विशेषता आपको याद रखनी है कि इस कृषि में मानवीय श्रम का उपयोग न्यूनतम होता है। इस कृषि में मानवीय श्रम का उपयोग न्यूनतम स्तर पर होता है। आपको मैंने पहले से बता दिया कि जो संपूर्ण कृषि कार्य वो मशीनों द्वारा संपन्न किया जाता है।
तो ये आपको याद रखना है इसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में कि खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। नंबर 2, संपूर्ण कृषि जो कार्य है वो कृषि कार्य इसमें मशीन द्वारा संपन्न किया जाता है। इनके अलावा नंबर 3, गेहूं, जौ, राई, इनका तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसमें खाद्यान्न फसलें को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाए जाते हैं और मानवीय श्रम का इसमें न्यूनतम या मनुष्य द्वारा इसमें उपयोगी या जो कार्य वो बिल्कुल कम मात्रा में किया जाता है। अब इसके अलावा इसमें याद रखना आपको क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ की जाती है। तो इसमें आपको क्षेत्र बता दूं, सबसे पहले यूरेशिया। यूरेशिया यूरेशिया किसे कहते हैं? यूरोप और एशिया का जो भाग है उसको सम्मिलित रूप में कहते हैं यूरेशिया। और इनके अलावा याद रखना है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना 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 और इनके अलावा अगला आपको इसमें याद रखना है वो है जो क्षेत्र है इसमें वो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 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 के अलावा इसमें याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया। अब इनमें जो जितने भी जो घास के मैदान होते हैं उन घास के मैदान इस प्रकार की कृषि संपन्न की जाती है। तो ये हो गया आपकी कौन सी कृषि? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। कृषि नंबर 5। कृषि नंबर 5 आपको याद रखना है इसमें वो है कृषि नंबर 5। कृषि नंबर 5 लेते हैं वो लेते हैं आपके मिश्रित कृषि। कृषि नंबर 5 वो ले लेते हैं आपके पहले बागाती कृषि। बागाती कृषि। अब बागाती कृषि क्या है? इसको कहते हैं रोपण कृषि। यानी प्राचीन काल में जो यूरोप जो उपनिवेश शुरू हुआ था और इस यूरोप उपनिवेशवाद द्वारा भारत के और निकला कुछ क्षेत्र थे उसमें कुछ पौधों को रोपण किया गया। कौन कौन से पौधों को रोपण किया गया? सबसे पहले बात करते हैं चाय, इनके अलावा कॉफी, इनके अलावा गन्ना, इनके अलावा अंगूर, केला, इनकी जो कृषि की गई। इनके अलावा नारियल। तो ये जो कृषि कार्य संपन्न किया गया था वो बागाती कृषि किसके द्वारा? यूरोपियों द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपियों द्वारा। यानी भारत के और इनके अलावा कुछ क्षेत्र थे उसमें यूरोप द्वारा चाय के, इनके अलावा कॉफी के, गन्ना के और इनके केला और नारियल के पौधे विकसित किए गए थे। अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है? तो इसकी विशेषता देखते हैं। पहले विशेषताएं। विशेषता में आपको याद रखना है कि ये पूंजी प्रधान कृषि है। पहले याद रखना है कि ये कृषि पूंजी प्रधान कृषि है। पूंजी प्रधान कृषि होती है ये। नंबर 2 इसमें प्रबंध की अधिक आवश्यकता होती है। प्रबंध की अधिक आवश्यकता होती है। प्रबंध की अधिक आवश्यकता होती है। नंबर 3 इसमें याद रखना आपको कि इसमें खेतों का आकार होता है। खेतों का आकार होता है वो होता है इसमें छोटा। इनके अलावा चौथा याद रखना है इसमें जो वृक्ष होते हैं उसके ऊपर छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। तो इसमें छायादार वृक्ष होते हैं। छायादार इसमें वृक्षों की व्यवस्था होती है। इनके अलावा कहाँ पर किए जाते हैं या कौन कौन क्षेत्रों में की जाती है? तो याद रखना इसमें वो आपके ब्रिटेन, इसके अलावा फ्रांस, इसके अलावा ब्राजील, इनके अलावा इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और इनके अलावा थाईलैंड। जो ये क्षेत्र है इन क्षेत्रों में ये कृषि जो आपको रोपण कृषि है या बागाती कृषि संपन्न की जाती है। अब इसमें याद रखना आपको कि विशेष नोट है क्या रखना है कि नाम आता है फेजेंडा। परीक्षा में पूछा जाता है फेजेंडा क्या है? तो याद रखना कि ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्रों को याद कर लिख लेना यहाँ पर। ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्रों को
या कोई भी उत्पाद जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, फजेंडा। तो ये आपको याद रखना है, फजेंडा किसे कहते हैं, तो कोई भी क्षेत्र क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हो गई कौन सी कृषि, बागाती कृषि। अब बागाती कृषि के बाद में 6 नंबर ले लेते हैं मिश्रित कृषि। कृषि नंबर 6 इसमें आती है मिश्रित कृषि। वह कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन कार्य संपन्न किया जाता है तो उसे कहा जाता है मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि में खेतों का आकार मध्यम श्रेणी का होता है। इनके अलावा इसमें उच्च प्रबंध की भी आवश्यकता होती है। देखते हैं कृषि नंबर 6। कृषि नंबर 6 आपको रखना है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि की क्या विशेषता होती है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, वह कृषि जिसमें पशुपालन और प्लस कृषि दोनों साथ की जाती है। वह कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वो आपके मिश्रित कृषि। अब मिश्रित कृषि की विशेषता क्या क्या होती है, मिश्रित कृषि की जो विशेषता होती है वो आप याद इसमें याद रखें। सबसे पहले खेतों का आकार, खेतों का जो आकार होता है वो होता है इसमें मध्यम कैटेगरी का। इसके अलावा दूसरा याद रखें इसमें कि जो मिश्रित कृषि है इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। कृषि के साथ साथ इसमें पशुपालन भी किया जाता है। नंबर 3 इसमें याद रखना है, इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। नंबर 4 इसमें याद रखना है परिवहन की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है। इनके अलावा मशीनों का वर्तमान में पहले नहीं किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसमें मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपको विशेषता रखनी है कि इसमें खेतों का आकार मध्यम श्रेणी का होता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, पूंजी की आवश्यकता होती है, इनके अलावा परिवहन की आवश्यकता होती है। और प्राचीन काल में मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन वर्तमान में इसमें मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। अब इसमें आपको रखना है कि विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में कृषि कहाँ की जाती है, तो ये विश्व संदर्भ में कृषि क्षेत्र याद रखना है कहाँ की जाती है। तो इसमें याद रखना आपको भारत, इनके अलावा चीन, इनके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, इनके अलावा इंडोनेशिया, इनके अलावा मलेशिया, थाईलैंड, जितने भी क्षेत्र है इन क्षेत्रों में ये कृषि संपन्न की जाती है। अब जो नेक्स्ट अगली जो कृषि पढ़ते हैं 7 नंबर, वो आपके दुग्ध कृषि, जिसको कहते हैं डेयरी कृषि, यानी पशुओं को उस स्तर पर पाला जाता है और उससे दूध प्राप्त करके जो कृषि संपन्न की जाती है, बिजनेस किया जाता है, उसे कहते हैं डेयरी कृषि या कह सकते हैं इसको दुग्ध कृषि। तो कृषि नंबर आपको याद रखना है कृषि नंबर 7, और वो आपको याद रखना है दुग्ध कृषि, दुग्ध कृषि या कह सकते हैं इसको डेयरी कृषि। वह कृषि जिसमें पशुओं को पाला जाता है और पशुओं से उत्पाद प्राप्त करके जो विदेशों में या कह सकते बाहर डिब्बा बंद करके विदेशों में भेजा जाता है, इसे कहा जाता है दूध कृषि। और दूध कृषि क्या क्या विशेषता होती है, दूध कृषि की विशेष देखते हैं। दूध कृषि की विशेषताएं, दूध कृषि की विशेषताएं क्या क्या होती है, दूध कृषि की विशेषताएं होती है इसमें वो याद रखना है। पहला नंबर 1 कि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। नंबर 2 इसमें याद रखना है कि इसमें अधिक प्रबंध की आवश्यकता होती है, प्रबंध की आवश्यकता होती है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। इनके अलावा नंबर 3 इसमें याद रखेंगे आप कि ये जो कृषि है वो नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है, नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है, नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। इनके अलावा चौथा इसमें याद रखना है कि इसमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, उत्पाद जो प्राप्त होते हैं उन उत्पादों को डिब्बा बंद करके
विश्व के बाजारों में निर्यात किए जाते हैं, विश्व के बाजारों में निर्यात किया जाता है, बाजारों में निर्यात किया जाता है। अब इसके अलावा इसमें क्षेत्र याद रखना है कि क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो क्षेत्र इसमें याद रखेंगे। दूध कृषि में जो विकसित कंट्री में इस प्रकार कृषि की जाती है, जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें याद रखना है कि कनाडा नंबर 2, इसमें याद रखें न्यूजीलैंड, इसके अलावा नंबर 3 न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके अलावा डेनमार्क, डेनमार्क, इनके अलावा स्वीडन, इन क्षेत्रों में कृषि की जाती है। तो आप पूछ लेते हैं कि दूध कृषि, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में सवाल आ चुका है कि दूध कृषि और इनके ट्रक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आपके 2 नंबर क्वेश्चन आया था। तो इसमें विशेषताएं, दूध कृषि का मतलब होता है कि पशुओं को उच्च स्तर पर पाला जाता है, उससे जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं उन उत्पादों को विश्व के जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनमें निर्यात किया जाता है, डिब्बा बंद करके। इस प्रक्रिया इस कृषि को आता दूध कृषि, डेयरी कृषि। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। यह कृषि नगरीय क्षेत्रों में समीपित की जाती है और उत्पादों को डिब्बा बंद करके विश्व के बाजार में इस प्रकार निर्यात किए जाते हैं। कहाँ की जाती है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और स्वीडन। अब इसके बाद में कृषि नंबर 8, कृषि नंबर 8 देखो आप, कृषि नंबर 8 और 8 नंबर आपको क्या रखना है, ट्रक कृषि, ट्रक कृषि। यह आपके 2019 बोर्ड में आ चुका है प्रश्न कि डेयरी कृषि और ट्रक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ट्रक कृषि क्या है, ट्रक कृषि का मतलब होता है कि इसमें जो उत्पाद होते हैं, उन जो सब्जी होती है, जो उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों को ट्रकों में या ट्रकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है, तो इसे कहा जाता है ट्रक कृषि। और ट्रक कृषि के बारे में आप पूछ लेते हैं कि ट्रक कृषि की शुरुआत कहां पर की गई। सबसे पहले तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई यूएसए में। कहां की गई थी, यूएसए में की गई थी। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं क्या क्या है, विशेषता में इसमें आप याद रखना है सबसे पहले कि ट्रक कृषि में खेतों का आकार, खेतों का आकार छोटा होता है, खेतों का आकार छोटा होता है। इनके अलावा नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। इनके अलावा इस कृषि में पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। और इनके अलावा नेक्स्ट याद रखना है कि इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, श्रम की अधिक आवश्यकता, श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। और इस कृषि में पूंजी निवेश अधिक किया जाता है। इसके अलावा इस कृषि की विशेषता में याद रखना है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक खाद हैं, रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर पूछ लेते हैं आपको कि ये कहाँ की जाती है, तो इधर मैं आपको बता रहा हूँ क्षेत्र। तो क्षेत्र में इसमें याद रखना है भारत, दूसरे याद रखना है इसमें श्रीलंका, इनके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, और इनके अलावा बांग्लादेश, और इनके अलावा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसमें याद रखना है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएसए में इस प्रकार कृषि संपन्न की जाती है। खेतों का आकार छोटा होता है, नगरीय क्षेत्रों से समीप की जाती है, पूंजी का अधिक निवेश होता है, श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। इनके अलावा और भी इसमें याद रखना कि जो वैज्ञानिक विधियां हैं, वैज्ञानिक पद्धतियां, वैज्ञानिक जो विधियां होती है, तो वैज्ञानिक विधियों का उपयोग भी किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है किसमें, ट्रक कृषि में। अब ट्रक कृषि के बाद में कृषि नंबर 9 और लास्ट जो कृषि नंबर 9 है आपको याद रखना है कौन सी है, फलोदान कृषि। कृषि नंबर 9 और वो आपके फलोदान कृषि। तो कृषि नंबर 9
वो आपको रहेगी फलोदान कृषि, फलोदान कृषि। और इसको जो आपकी पहली एनसीईआरटी जो बुक थी उसमें इसका नाम था भूमध्य सागरीय कृषि, और अभी इसका नाम चेंज कर दिया। वो आपके जो पहले एनसीईआरटी किताब में रोपण कृषि था, तो रोपण कृषि का नाम कर दिया बागायती कृषि, और जो यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि थी उसका यहाँ पर नाम रख दिया फलोदान कृषि। तो वह कृषि जिसमें फल, वह कृषि जिसमें फल फूलों का जो उत्पादन किया जाता है तो वो कौन सी कृषि कहलाती है? फलोदान कृषि कहलाती है। इनके अलावा इसमें सब्जियां भी बोई जाती हैं। क्या बोई जाती है? सब्जियां भी बोई जाती हैं। तो ये कृषि कहलाती है आपकी कौन सी? फलोदान कृषि। अब फलोदान कृषि कहाँ की जाती है? तो ये अधिकतर की जाती है किसमें? भारत में। कहाँ पर की जाती है? भारत के जो क्षेत्र है उसमें की जाती है। इसके अलावा कौन कौन से फलों का याद रखना? नारियल, इनके अलावा याद रखना सेब, इनके अलावा इसमें याद रखना आपको वो है अंगूर। तो इसकी खेती की जाती है किस कृषि में? फलोदान कृषि में। एक बार वापस देख ले, वह कृषि जिसमें फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है और उसको बाजारों में, यानी बाजार क्षेत्र जो बाजार क्षेत्र होते हैं जो समीप की जाती है और बाजार उसको निर्यात किया जाता है, तो इस कृषि को कहते हैं फलोदान कृषि। इसमें फल फूल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और भारत में अधिकतर कृषि की जाती है। और इसमें नारियल, सेब और अंगूर का उत्पादन, ये जो फल होते हैं उसका उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार ये आपके कृषि की 9 पद्धतियां कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एक टॉपिक बचा आपके कृषि पद्धति के बाद में खनन वाला। कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? खनन वाला टॉपिक बचा हुआ है। तो खनन देख लेते हैं, खनन किसे कहते हैं और खनन में कौन कौन सी विधियां काम में आती है, खनन किसे कहते हैं और कौन कौन से खनिज इस खनन प्रक्रिया से निकाले जाते हैं। शॉर्ट में देख लेते जल्दी से। नेक्स्ट आप देखते हैं खनन। खनन खनन देख लेते हैं। जो आपके एक्टिविटी जो आपका आर्थिक क्रियाकलाप नंबर 7 जो था वो खनन था। और लकड़ी काटने संबंधी जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछाते वैसे, तो खनन से संबंधित आपको प्रश्न पूछाते हैं कि खनन किसे कहते हैं? धरातल से विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोदकर निकालने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं खनन। धरातल से पृथ्वी से विभिन्न प्रकार जो खनिज खोदकर निकाले जाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं खनन। अब खनन में आपको रखना है विधियां। खनन में 2 विधियां काम मिल जाती हैं। कितनी विधियां काम मिल जाती है? 2 विधियां। 2 विधियां कौन कौन सी होती हैं? 2 विधियों में सबसे पहले याद रखना आपको धरातलीय खनन। पहला याद रखना है धरातलीय खनन। तो खनन की पहली विधि में कौन सा विधि काम आती है? धरातलीय खनन। और दूसरी विधि काम आती है उसको बोलते हैं कूप की खनन। कूप की खनन। तो ये 2 विधियां काम मिल जाती है। कौन कौन सी? धरातलीय खनन और दूसरी कौन सी है? कूप की खनन। तो समझते इसको, धरातलीय खनन क्या और कूपी खनन क्या है? धरातलीय खनन का मतलब क्या होता है? कूपी खनन का मतलब क्या होता है? जब धरातल के ऊपरी भागों से विभिन्न प्रकार के जो खनिज खोद कर निकालते हैं उसे कहते हैं धरातलीय खनन। इसको बोलते हैं विवृत खनन। दूसरा कूपी खनन। तो इसको क्या कह सकते हैं कि जब धरातल के आंतरिक भागों से विभिन्न प्रकार के खनिज खोद कर निकाले जाते हैं तो उसे कहते हैं कौन सा खनन? कूपी खनन। अब इसमें याद रखना यहाँ से ये तो या तो खनन संबंधी पूछेगी, खनन की विधियां पूछेगी, और या एक जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है वो आपको पूछेगा कौन सा? वो पूछ जाएगा कि खनन को प्रभावित करने वाले कारक। खनन को प्रभावित करने वाले कारक। खनन को प्रभावित करने वाले कारक। खनन को प्रभावित करने वाले कारक ये आपको पूछाएगा। खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है? ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है 2 कारक काम लेते हैं। एक पहला आता है आर्थिक कारक, जिसका दूसरा कह सकते हैं भौतिक कारक, और दूसरा होता है वो होता है मानवीय कारक। मानवीय कारक। तो 2 कारक काम आते हैं। पहला कौन सा है? भौतिक कारक, और दूसरा होता है मानवीय कारक। अब इसमें भौतिक कारक किसे कहते हैं और भौतिक का मतलब क्या होता है? यानी इसमें आकार, संरचना, गुण, धर्म का इत्यादि का अध्ययन किया जाता है तो वो होता है भौतिक। इनके अलावा दूसरा होता है मानवीय। इसमें वहां निर्यात आयात की व्यवस्था उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं मानवीय कारक।
तो इस प्रकार ये आपके मानवीय कारक संबंधित, इनके अलावा भौतिक कारक संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अब खनिज, खनिज कौन कौन से खोद कर निकाले जाते हैं? खनिज के लिए आपको याद रखना है, खनिज की जो टेबल बची वो बता दूं आपको। खनिज के लिए, खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो अगला जो टॉपिक है आपके खनिज, खनिज किसे कहते हैं? खनिज की परिभाषा होती है कि वह कार्बनिक अकार्बनिक तत्व है जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब खनिजों का वर्गीकरण देखते हैं, खनिजों का वर्गीकरण देखते हैं। तो खनिजों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है दो भागों में। पहला होता है इसमें याद रखना है धात्विक, पहला याद रखना है धात्विक खनिज, और दूसरा याद रखना है इसमें अधात्विक खनिज। दूसरा याद रखना है इसमें वो है अधात्विक खनिज। पहला है कौन सा खनिज? धात्विक खनिज, और दूसरा कौन सा है? अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज किसे कहते हैं? धरातल के या पृथ्वी के अंदर या बाहरी भागों में पाए जाने वाले वह सभी खनिज इसमें धातु अंश उपस्थित हो, धातु अंश पाए जाते हैं तो वो होता है धात्विक खनिज। और इसमें धातु अंश नहीं पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। अब धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? धात्विक खनिज में पहला होता है लोह धातु खनिज, लोह धातु खनिज। तो पहला इसका प्रकार होता है लोह धातु खनिज, और दूसरा इसका प्रकार होता है वो होता है एलॉय धातु खनिज, एलॉय धातु खनिज, एलॉय धातु खनिज। ये आपके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? लोह धातु खनिज, और दूसरा कौन सा होता है? एलॉय धातु खनिज। तो ये दो कैटेगरी होती है। अब इसमें लोह धातु खनिज किसे कहते हैं? वह धात्विक खनिज में लोह अंश पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लोह धातु खनिज कहते हैं। नोट्स पढ़ने साथ इसमें आता है लोहा, टंगस्टन और टिन, लोहा, टंगस्टन, लोहा, टंगस्टन और टिन। और अधात्विक में इसमें वह धात्विक खनिज में लोह अंश नहीं पाया जाता, उसको बोलते हैं एलॉय धातु खनिज। और इसमें आता है आपके तांबा, सोना, चांदी, तांबा, सोना और इनके अलावा चांदी, ये आपके इसमें आते हैं, ये आते हैं एलॉय धातु खनिज में। इस प्रकार आपको ये सारे नहीं याद रखने। अब इसमें दूसरा आपके अधात्विक खनिज, इसमें धातु अंश नहीं पाए जाते वो क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इसमें आपको याद रखना है संगमरमर, संगमरमर पत्थर होता है। अब इसके बाद में नंबर दो इसमें याद रखना है सीमेंट, नंबर 2 क्या याद रखना है? सीमेंट। और नंबर तीसरा इसमें याद रखना है घिया पत्थर। तो नंबर अगला याद रखना है इसमें वो है घिया पत्थर। इसका याद रखना है इसमें बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। तो ये आपको इसमें एग्जाम्पल याद रखना है। थैंक्स फॉर यू।